स्टील वही है, रुपया 40 जाता है उसका। क्वालिटी वही है, रुपया 40 जाता है उसका। आयात करें तो घाटा, निर्यात करें तो जबरदस्त घाटा, और दोनों घाटों को मिलाएं तो घाटे का घाटा। फिर इसकी पूर्ति करने के लिए हम विश्व बैंक से कर्जा लाएं, और विश्व बैंक वाले फिर कहें कि रुपए की कीमत कम करो ताकि घाटा और बढ़े, फिर रुपए की कीमत कम करके कर्ज लाएं, फिर घाटा बढ़ाएं। इसी चक्कर में पूरा देश 63 साल से पिस रहा है, इसी चक्कर में। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से जब हम ये बहस करते हैं कि इस दुष्चक्र से भारत को निकालने का रास्ता बताओ, तो वो एक ही बात कहते हैं कि राजीव भाई एक ही रास्ता है कि भारत इतनी ताकत हासिल करे कि ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि को एक झटके में खत्म करे और दुनिया के 85 देशों के साथ मिलकर इस संधि को खत्म कराए, तो इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। अन्यथा तो ये देश पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा, पिसता ही रहेगा। और ये जो कहानी मैंने भारत की सुनाई ना, रुपए के अवमूल्यन की, ये इससे भी बड़ी दर्दनाक कहानी है अफ्रीकी देशों के रुपए के मूल्य अवमूल्यन की। अफ्रीकी देशों में रोडेशिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है, छोटे छोटे देश हैं, नाइजीरिया वगैरह हैं। इन सब देशों के ऊपर तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक का इतना कठोर डंडा चलता है कि उनकी करेंसी 15,000 $1 के बराबर होती है। 10,000 में चाय पी के आए हमारे आप स्वामी जी, परम पूजनीय स्वामी जी कह रहे हैं, ये आस्था चैनल के कार्यकर्ता परम पूजनीय स्वामी जी के साथ अफ्रीका गए थे, एक चाय का प्याला 10,000 रुपए में पी के आए। कारण समझते हैं, उनकी मुद्रा की कीमत नहीं है, और वो कीमत गिराई किसने है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर। क्योंकि ये देश भी जाकर कर्ज लाते हैं, और कर्ज के लिए एक ही शर्त है, वो लगाते हैं कि कीमत कम करो अपनी करेंसी की। तो उस चक्कर में ये देश और भी बर्बाद हो रहा है। हाँ, परम पूजनीय स्वामी जी बता रहे हैं कि वैद्य जी ने एक फोन किया था, 1 लाख रुपए का बिल आ गया था, और वैद्य जी का बीपी बढ़ गया इस चक्कर में। 1 लाख रुपए कहां से देंगे? माने कोई मुद्रा की कीमत ही नहीं है, और वो कीमत को बिल्कुल जमीन पे धराशायी कर देने का काम विश्व बैंक और मुद्रा कोष करते हैं। मैं और एक उदाहरण देता हूं, हमारा पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पर यह मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ऐसा तगड़ा डंडा चला कि वो इंडोनेशिया की करेंसी जो है ना, रुपया है, रुपया। हमारे यहां जैसे रुपया है ना, इंडोनेशिया में रुपया है। तो $1 में एक जमाने में 17 रुपया हुआ करता था। विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने उसको 17,000 रुपया करा दिया $1 में, और इंडोनेशिया मटिया मेट हो गया इसी चक्कर में फंस के। ऐसे ही लैटिन अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना, एक है ब्राजील, एक है चिली, एक है कोस्टारिका, एक है कोलंबिया। ऐसे दुनिया में 100 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के चक्कर में फंसकर कर्ज लेने के लिए गए, और उनकी शर्तों को मानते हुए अपनी करेंसियों को उन्होंने कम किया, और अवमूल्यन में पूरी तरह से डूब गए, कर्जे में फंसे और गहरे कर्जे में फंस गए। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का षड्यंत्र सारी दुनिया में चलता है। और इस पे कब्जा किसका है? अमेरिका का कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अध्यक्ष बनता है वो अमेरिका की मर्जी से, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनता है उसका तो नियम है कि वो अमेरिकी नागरिक ही होना चाहिए, तभी अध्यक्ष बन सकता है। अंशदान हम सब दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 186 देश अपने अपने हिस्से का पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष इन 186 देशों में से किसी का नहीं बन सकता, वो सिर्फ अमेरिका का ही बनता है। और अमेरिका में ही पैदा हुआ नागरिक विश्व बैंक का अध्यक्ष हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष भी अमेरिका की पसंद से ही बनाया जाता है, तो अमेरिका का पूरा कब्जा उस पर रहता है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, पिछले 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अमेरिका अपना अंशदान जमा नहीं कर रहा है, फिर भी दादागिरी उसी की चल रही है। और ये दादागिरी कैसे चल रही है? इन दोनों संस्थाओं में फैसला होने के लिए वोट का नियम है, तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट हैं इन दोनों संस्थाओं में, और वो वोट हैं करीब 20%। तो अमेरिका की दादागिरी सबसे ज्यादा चलती है इन दोनों संस्थाओं। अंशदान सबके बराबर हैं और वोट अमेरिका के ज्यादा हैं।
इसलिए अध्यक्ष अमेरिका का बनता है, उपाध्यक्ष अमेरिका का बनता है, सब कुछ अमेरिका के समर्थन से ही होता है। और अमेरिका जैसा कहता है ये दोनों संस्थाएं वैसे ही काम करती हैं। एक और उदाहरण दूं, इन दोनों संस्थाओं में कर्ज मांगने जाओ तो एक दूसरी शर्त ये लगाते हैं। इनकी दूसरी शर्त क्या होती है? जैसे भारत देश कभी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाएगा तो वो कहेंगे कि भारत के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो विदेशी कंपनियों को बेचो। ये दूसरी शर्त है उनकी। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? हमारे यहां लोहे की खदानें हैं, हमारे यहां कोयले की खदानें हैं, हमारे यहां सोना निकलता है जमीन के नीचे से, हीरे की खदानें हैं, पन्ने की खदानें हैं, बॉक्साइट की खदानें हैं, एल्यूमिनियम की, हमारे यहां तो बेशकीमती खदानें ही खदानें हैं। भगवान ने भारत देश को जमीन के ऊपर जितनी संपत्ति दी है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति जमीन के नीचे दे रखी है भगवान ने इस देश को। तो जब भी हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कर्ज मांगने जाते हैं तो वो दूसरी शर्त लगाते हैं कि भारत की ये जो खदानें हैं, कोयले की, लोहे की, हीरे की, ये सब विदेशी कंपनियों को दे दो। तो भारत की सरकार धड़ाधड़ विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करके इन खदानों को कौड़ी के भाव में बेचती रहती है। आपको मालूम है, इसी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में इस समय भारत के लोहे की ज्यादातर खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में चली गई हैं। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गोवा में और झारखंड में सारी खदानें विदेशी कंपनियों के हाथ में। इसी तरह से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है हीरे के व्यापार में डी बियर्स, उसके हाथ में हमारी हीरे की खदानें चली गई। और अब तो प्राकृतिक संसाधनों में आपको मालूम है खदानें तो होती हैं, पहाड़ भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं। तो अब तो हमारी सरकारों ने विश्व बैंक और मुद्रा कोष के दबाव में आकर भारत की नदियों को विदेशी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है। नदियां बिक रही हैं हमारी। आपको मैं बताना चाहता हूं जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी नदी है शिवनाथ नदी, वो विदेशी कंपनी ने खरीद ली है पूरी की पूरी। हम अभी तक ये मानते थे इस देश में कि पानी भगवान की दी हुई संपत्ति है, सरकार की संपत्ति नहीं है। लेकिन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये पानी को सरकार की संपत्ति बना दिया और सरकार ने उसको बेचकर विदेशी कंपनियों के हवाले करना शुरू कर दिया। जंगल बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम हमारे देश में, पहाड़ बिक रहे हैं विदेशी कंपनियों के नाम। उड़ीसा में सबसे ज्यादा जड़ी बूटी देने वाला जो पहाड़ है उसका नाम है गंधमार्दन पर्वत। गंधमार्दन पर्वत पर हजारों किस्म की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। सारे दुनिया के विशेषज्ञ ये बात मानते हैं। उस पूरे गंधमार्दन पर्वत को विदेशी कंपनियों को बेचने की तैयारी चल रही है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष का शर्त है कर्जे की। तो हमारे सारे संसाधन विदेशियों के हाथ में चले जाएं, ये शर्त होती है मुद्रा कोष और विश्व बैंक की। और एक तीसरी शर्त उनकी होती है कि भारत में ये जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने होते हैं ना, जैसे BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, IEL है, BHEL है, IEL है, ऐसे भारत में 244 बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं। मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्त यह है कि इन कारखानों को भी एक एक करके विदेशी कंपनियों को बेचते जाओ। और हमारी सरकार पिछले 15 सालों से इन कारखानों को भी बेचने की तैयारी कर रही है। कई कारखाने विदेशी कंपनियों के हाथ में जा चुके हैं। फिर हमारे यहां जीवन बीमा व्यवसाय है, लाइफ इंश्योरेंस है, जर्नल इंश्योरेंस है, इसको भी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव है विदेशी कंपनियों के हाथ में दे दो। तो भारत ने जीवन बीमा के क्षेत्र में और सामान्य बीमा के क्षेत्र में 26% पूंजी निवेश का अधिकार विदेशी कंपनियों को दे दिया। अब नया कानून बनाकर उसको 49% करने जा रहे हैं। थोड़े दिन में 74% करेंगे और एक दिन 100% कर देंगे। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तें ऐसी खतरनाक होती हैं। एक तीसरी शर्त बताता हूं, विश्व बैंक और मुद्रा कोष की एक तीसरी शर्त यह होती है
कि हमारे भारत की सरकार जो बजट बनाती है और उस बजट में गरीबों के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जिसको सब्सिडी के नाम से हम जानते हैं, इसको कम करते जाओ और हर साल के गरीबों के ऊपर खर्च होने वाले बजट को कम करते जाओ। तो सन 1991 से भारत की सरकार ने गरीबों के लिए बजट में धन कम करना शुरू कर दिया। तो शिक्षा के लिए धन कम हो गया, स्वास्थ्य के लिए धन कम हो गया, चिकित्सा के लिए धन कम हो गया, किसानों के लिए धन कम हो गया, खेती के लिए धन कम हो गया, सिंचाई के लिए धन कम हो गया। माने भारत के आम आदमी की जरूरतें पूरी करने वाली जो योजनाएं हैं विकास की, उन सबके लिए सरकार के पास अब धन की कमी है, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष की वो शर्त है। और विश्व बैंक और मुद्रा कोष क्या कहते हैं? वो कहते हैं हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करो, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, चिकित्सा का प्राइवेटाइजेशन कर दो, न्याय का प्राइवेटाइजेशन कर दो, सड़कों का प्राइवेटाइजेशन कर दो, संसाधनों का प्राइवेटाइजेशन कर दो, और धीरे धीरे सरकार वही कर रही है।